Hello everyone. So welcome to another video. Myself डॉक्टर अरुण काउंडा. सो आज का टॉपिक है टाइफॉइड फीवर. टाइफॉइड के कॉजेस क्या होते हैं, ये कैसे स्प्रेड होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, लैब टेस्ट क्या है, इसका प्रिकॉशन क्या है और कैसे हम बच सकते हैं, और लास्टली होम्योपैथिक मैनेजमेंट ये वीडियो में कम्प्लीटली दिया है ये सब के बारे में. सो टाइफॉइड फीवर क्या है? टाइफॉइड एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है. मतलब इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी करके एक कॉमनली बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ज़्यादा कॉमनली ये टाइफॉइड को स्प्रेड करता है, टाइफॉइड को कॉज करता है. सो जब ये बैक्टीरिया ह्यूमन में, हेल्दी ह्यूमन में एंट्री हो जाता है तो उसके 6 से 30 दिन में ये अपने साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है. सो इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड सिम्टम जो है वो फीवर है. हाई ग्रेड फीवर आता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उसके ऊपर जाता है ये फीवर में. ये फीवर एक स्टेप लैडर टाइप होता है. लाइक फीवर आती है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर वापस से उससे थोड़ा ज़्यादा फीवर आता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है. तो ये फीवर ऑन एंड ऑफ ऐसा चलता रहता है. और फीवर के साथ साथ इसमें बॉडी वीकनेस आता है, माइलेज, एब्डोमेन पेन, पेट दर्द होता है, लूज मोशंस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, लेटरिन साफ़ नहीं होता है, हेडेक होता है, सर दर्द, और कभी वॉमिटिंग होता है और नाक से खून आना. और इसमें रेड कलर के स्पॉट्स भी आते हैं जो रैशेस टाइप के रहते हैं. छोटे छोटे स्पॉट्स रहते हैं, रोज स्पॉट्स जिसे बोलते हैं. तो ये मोस्टली बॉडी में, स्किन में डेवलप होते हैं, मोस्टली स्टमक, पेट के पास और छाती में ये ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं. और डायरिया भी होता है मोस्ट कॉमनली, नहीं सब में नहीं होता लेकिन मोस्ट कॉमनली कभी कभी होता है. लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरिया भी होता है. डायरिया, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट भी होता है. ये टाइफॉइड फीवर. तो टाइफॉइड फीवर में सिम्टम्स है हाई ग्रेड, जैसे मैंने बोला, हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, वीकनेस, ड्राई कफ, स्टमक, कॉन्स्टिपेशन. और ये रैशेस ये टाइप के रैशेस रहते हैं, स्किन रैशेस, रोज़ कलर के स्पॉट्स जैसे दिख रहे, ऐसे रैशेस होते हैं. कैरियर्स. अभी कैरियर्स क्या है? कैरियर वो इंसान है, वो इन्फेक्टेड इंसान है जिसके अंदर साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है. साल्मोनेला टाइफी उसके पेट में, इंटेस्टाइन में कॉलोनी फॉर्मेशन कर रहा है, उसके ब्लड में साल्मोनेला टाइफी है, बट उसको खुद को कोई सिम्टम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इस बैक्टीरिया से कोई सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है. तो बट ये इंसान, जो इन्फेक्टेड इंसान है, ये दूसरे हेल्दी पर्सन को ये बैक्टीरिया स्प्रेड करने में स्प्रेड करेगा. ऐसे जो कैरियर्स हैं वो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है क्योंकि उनमें सिम्टम्स नहीं है. बट अगर वो कोई डाउट है, अगर तुमको, लाइक कोई तुम ऐसे एरिया में गए जहाँ पे टाइफॉइड का ज़्यादा वास्ट स्प्रेड आउट है, या फिर कोई टाइफॉइड पेशेंट, इन्फेक्टेड पर्सन से साथ में थे, या फिर खाना वगैरह खाए उनके हाथों से बना हुआ, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको एक ब्लड टेस्ट लेके देखना चाहिए कि आप एक कैरियर तो नहीं हो. फिर ट्रांसमिशन मोड ऑफ स्प्रेड. ट्रांसमिशन मोड ऑफ स्प्रेड मतलब ये बैक्टीरिया कैसे एक इंसान से दूसरा इंसान में ट्रांसफ़र होते. एनिमल्स में, एनिमल्स कैरी नहीं करते, एनिमल्स ये मोस्टली एनिमल्स ये बैक्टीरिया कैरी नहीं करते. ह्यूमन ही एक ऐसा और है, कैरियर है. ह्यूमन ही एक ऐसा एक मोड है जो दूसरे ह्यूमन को, हेल्दी ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है. इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो इंसान के बॉडी में ग्रो होता है. लाइक पहले वो पेट से इंटेस्टाइन में आता है, इंटेस्टाइन में अपना कॉलोनी बनाता है, डिवाइड होता है, बढ़ते जाते हैं, फिर इंटेस्टाइन से ब्लड में मिल जाते हैं, तो ब्लड से दूसरे ऑर्गन्स, लिम्फेटिक सिस्टम्स, बाकी सब ऑर्गन्स में जाके ये फैल जाता है. उसके बाद इंटेस्टाइन में भी ये कॉलोनी रहता है, तो लेट्रिन, वो इन्फेक्टेड इंसान के लेट्रिन के थ्रू या मल के थ्रू वो बाहर निकल जाता है. अगर ये मल, अगर नॉर्मल पानी या
खाने की चीज़ें के साथ इन्फेक्टेड हो गया, कहीं कांटेक्ट पे आ गया, तो वो खाना और पानी को इन्फेक्ट कर देता है। और वो पानी इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड पानी या खाना कोई हेल्दी ह्यूमन कंज्यूम करता है तो उनके अंदर ये बैक्टीरिया चले जाता है। सो इसको फीको ओरल रूट बोलते हैं। जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है। ये टॉयलेट यूज़ करने के बाद हैंड वॉश प्रॉपर नहीं करना, और उसके बाद वही मतलब का इन्फेक्टेड हैंड से अगर हम खाना खा रहे या किसी को खिला रहे तो फिर वो बैक्टीरिया ऐसे ट्रांसफ़र होता है। फिर ए फीको ओरल रूट का सेकंड एग्जांपल है वॉशरूम यूज़ करने के बाद ठीक से हाथ न धोना। फिर कंटामिनेटेड फूड खाने से वो स्टमक में जाता है, स्टमक से वो इंटेस्टाइन में जाके कॉलोनीज बनाता है। फिर इंटेस्टाइन से ब्लड से होते हुए तो पूरा लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो में सब जाता है, सिस्टमिक डिजीज़ करता है। फिर वहाँ से इंटेस्टाइन से बाहर निकलता है, डायरिया या मल के थ्रू वो बाहर निकलता है, और यही साइकिल कंटिन्यू रहता है। सो रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर पुअर सैनिटाइजेशन, पुअर हाइजीन है। मतलब अगर ऐसे एरिया में हो जिसमें जहाँ साफ़ सुथरा क्लीनिनेस इतना सही नहीं है, और लोग ओपन में लेटरिन पास करते हैं, या पानी के नदी के किनारे या पीने के पानी के बॉडी के किनारे ऐसे लेटरिन पास करते हैं, तो ये सब हो गया पुअर हाइजीन का फैसिलिटीज़। जैसे वो ये इमेज में ये लेटरिन का कांटेक्ट डायरेक्ट पीने का पानी के साथ हो रहा है, और वो पीने का पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए। सो ऐसे साइकिल कंटिन्यू रहता है। तो अभी डायग्नोसिस कैसे फाइंड आउट करते हैं कि तुम इन्फेक्टेड हो, तुम्हारे अंदर साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है। सो पेट दर्द के साथ हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पहले एग्ज़ामिन करेंगे। एग्ज़ामिन करने के बाद डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट बोलेंगे, जैसे कि सीबीसी पहला ब्लड टेस्ट होता है। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जिसमें अगर स्टार्टिंग स्टेज में जाओगे तो डब्ल्यूबीसी तुम्हारा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ज़्यादा डब्ल्यूबीसी रहता है, वाइट ब्लड सेल्स बोल के ब्लड में रहता है। सो ये ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, तो इससे पता लगता है। और इयोसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं तो इससे पता चलता है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है। फिर सीबीसी के अलावा विडाल टेस्ट करते हैं। विडाल टेस्ट में ये पता चलता है कि कन्फर्मेटिव टेस्ट है बैक्टीरिया के लिए, साल्मोनेला टाइफी के लिए। विडाल टेस्ट में क्या होता है, बैक्टीरिया को, एक डेड बैक्टीरिया को एक कंटेनर में लेते हैं, उस डेड बैक्टीरिया के साथ एंटीजेंस भी होते हैं। सो अगर एक इंसान अगर इन्फेक्ट हुआ है ये बैक्टीरिया से, सो वो बैक्टीरिया के खिलाफ उसका बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है उसको लड़ने के लिए। सो वो एंटीबॉडी ब्लड में रहता है वो इंसान के, इन्फेक्टेड पर्सन के। सो वो इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड सैंपल लेते, और ये कंटेनर में एंटीजन है बैक्टीरिया के उसके साथ मिक्स करते, तो वो एंटीबॉडी वो एंटीजन पे अटैक करता है, तो एक रिएक्शन बनता है। तो ये रिएक्शन अगर हो गया तो ये टेस्ट पॉजिटिव है, और वो इंसान को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। सो ये है एक छोटा सा डेमो की विडाल टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। फिर अदर टेस्ट भी है, टूबेक्स टेस्ट है, टाइफी डॉट टेस्ट है, और एलिज़ा टेस्ट भी है जो कॉमनली यूज़ होता है आजकल। फिर इसके साइंस एंड सिम्टम्स, जैसे कि नॉर्मली जो मैं बताया था वही साइंस एंड सिम्टम्स है। ये साइंस एंड सिम्टम्स वीकली डिवाइडेड है। अगर ये साइंस एंड सिम्टम्स अगर पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है तो ये साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे 3 वीक में ऐसे तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो वो एग्जांपल दिए हों, ये साइंस एंड सिम्टम्स के कुछ पॉइंट्स दिए हों। सो फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर स्लोली बढ़ता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है लाइक 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। फिर ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट कम हो जाता है थोड़ा हल्का सा। फिर सर दर्द होता है, माइलेज मतलब अच्छा फील नहीं होता है, थकावट फील होता है, बीमार फील होते हैं, और कफ रहता है। फिर एपिस्टैक्सिस होता है। एपिस्टैक्सिस मतलब नाक से खून आने का चांसेस है, मतलब बहुत कॉमनली नहीं होता, बट थोड़े बहुत केसेस में ऐसे होता भी है। 40% 50% केसेस में ऐसा होता है। फिर एब्डोमेन पेन, पेट दर्द तो होगा ही, क्योंकि मोस्ट कॉमन सिम्टम है, क्योंकि बैक्टीरिया पेट में ही कॉलोनी बनाता है। फिर
पहले मैं जैसे बताया था WBC स्टार्टिंग में बढ़ता है, फिर उसके बाद अगर इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होता है तो WBC काउंट भी कम हो जाता है और इयोसिनोफिलिया हो जाता है। मतलब इयोसिनोफिलिया वही जिससे ब्लड टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि आपके ब्लड में बैक्टीरिया है। और लिम्फोसाइटोसिस लिम्फे भी अटैक करता है, तो लिम्फोसाइटोसिस से भी पता चलता है कि आपके बैक्टीरिया साइंस है कि आपका बॉडी में बैक्टीरिया है। फिर अगर फर्स्ट वीक में अगर ब्लड को कल्चर करें तो ब्लड कल्चर में भी साल्मोनेला मिलेंगे। विडाल टेस्ट फर्स्ट वीक में यूजुअली फर्स्ट वीक में नहीं बताता है, रिज़ल्ट नहीं बताता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया डेवलप कर रहे होता तो इंटेस्टाइन में होता है और ब्लड में भी होता है। तो फिर विडाल टेस्ट में स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में इतना मोस्ट प्रोबेबली आंसर पॉजिटिव नहीं मिलता है। सो ये ल्यूकेपीनिया जैसे मैंने बताया था कि ये रेड बेल्ट से नॉर्मल है लेफ़्ट साइड का, राइट साइड का ल्यूकेपीनिया। तो ये ब्लड का सैंपल है, इसमें RBC है लाल कलर का, WBC वाइट ब्लड सेल जो है। तो वो वाइट ब्लड सेल्स वो है जो अपना बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके खिलाफ वो फाइट करता है। सो ल्यूकेपीनिया में वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो इन्फेक्शन ज़्यादा हावी हो जाता है अपने बॉडी पे। और ये इमेज है एपिस्टैक्सिस के ऊपर। अब आते हैं सेकेंड वीक में। सेकेंड वीक में पर्सन और भी टायर्ड हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर चले जाता है 40 डिग्री सेल्सियस में। अगर फर्स्ट वीक हम ट्रीट नहीं करते तो सेकेंड वीक में ये सिम्टम्स आ जाते हैं, फिर ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाता है। फिर उसको डिलीरियम होता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन, मेंटल कन्फ्यूजन होता है, मतलब बहुत माइंड कन्फ्यूज रहता है। उसको कुछ हेलोसिनेशन दिखते हैं, उसको ऐसा लगता है कि बिल्डिंग से गिर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कुछ भी उसको अजीब अजीब फीलिंग आते हैं। सो इसको नर्वस फीवर बोलते हैं, तो डिलीरियम बोलते हैं उसको। फिर रोज स्पॉट्स आते हैं छाती पे, एब्डोमेन में जो रोज स्पॉट्स मैंने बताया था पिक्चर में वो आते हैं। फिर रोंकाई, ये केसेस जब जाके मतलब ये जब बैक्टीरिया और ऑर्गन्स में फैलने लगता है तभी के सिम्टम्स है। रोंकाई मतलब छाती में जब सांस लेते तो रैटल करने का एक अलग साउंड रहता है, नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं रहती है। तो ये अगर स्टेथोस्कोप से हम सुने तो हमको वो सुनाई देता है। फिर एब्डोमेन डिस्टेंशन और पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में कॉलोनीज बनाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली राइट साइड लोअर क्वाड्रेंट में ज़्यादातर ये पेन होता है। और एक बाकी फुल स्टमक, फुल एब्डोमेन में भी ये पेन होता है। फिर उसके बाद डायरिया डायरिया ये स्टेज में होता है, सेकेंड वीक में डायरिया भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये कॉलोनी डायरिया के थ्रू बाकी जगह भी फैलता है, ऐसे ही स्प्रेड होता है। और कॉन्स्टिपेशन भी कॉमन है, कभी अल्टरनेट होता है, कभी डायरिया होता है, क्योंकि केसेस में कॉन्स्टिपेशन होता है। फिर स्प्लीन और लीवर का एनलार्जमेंट होता है, ये बैक्टीरिया जाके स्प्लीन और लीवर में ब्लड के थ्रू स्प्लीन और लीवर में चले जाते हैं। तो वहाँ पे उसके वजह से वो स्प्लीन और लिवर का साइज़ बढ़ जाता है, एनलार्ज हो जाते हैं। तो इसको हेपेटोस्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। और वो टच करने में टेंडर रहता है, मतलब पेनफुल रहता है, थोड़ा बहुत पेन होता है। फिर विडाल टेस्ट अगर सेकेंड वीक में निकाले तो पॉजिटिव आता है, 100% कन्फर्मेटिव टेस्ट हो जाता है। तो उसमें एंटीजन O और एंटीजन H मिलता है, उसके साथ कंफर्म हो जाता है। और ये है थोड़ा रैशेस के इमेज है, जैसा रोज स्पॉट के रैशेस जैसे उसके पूरे चेस्ट और एब्डोमेन में है। ऐसे टाइप के रैशेस आते हैं मोस्टली। जो फेयर स्किन है उन लोग में लाइक बहुत इजीली फाइंड आउट होते हैं, जो डार्क टोन है उनमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है रैशेस दिखने में। और ये है लेफ़्ट साइड में नॉर्मल लीवर है, राइट साइड में एनलार्ज लीवर है, देखो लीवर का साइज़ बढ़ गया है। तो ये बैक्टीरिया जब लीवर में जाके अफेक्ट होता है तो ऐसे वो साइज़ बढ़ जाता है। ये रोज स्पॉट्स के एग्जांपल्स है उसके, देखो रोज स्पॉट्स अगर ध्यान से देखो तो आपको रोज स्पॉट्स दिखेंगे ये इमेज में। सो ये टिपिकल ये टाइफॉइड के रोज स्पॉट्स है। ये एग्जांपल है डायरिया और वीकनेस के ऊपर। अभी थर्ड वीक पे आता है, अगर सेकेंड वीक में भी हम ट्रीटमेंट ना लें तो थर्ड वीक में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस यानी कि और भी सीवियर हो जाता है ये, जिसमें पेट के अंदर लाइक बॉडी पेट के अंदर खून खून बहना स्टार्ट हो जाता है, खून ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो और वो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो इंटेस्टाइन को होल करके पूरा ऑर्गन्स में फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके वजह से इंटेस्टाइन, अगर इंटेस्टाइन में होल हो गया और वो बैक्टीरिया बाहर आ गया
तो बाकी के ऑर्गन्स और पेट को पूरा सेप्टिसीमिया कर पूरा सेप्टिक से हो जा सकता है, और पेरिटोनाइटिस हो जाता है, उसके वजह से पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, पूरा रिएक्शन आ जाएगा, तो वो बहुत एक कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। फिर न्यूरोसाइकेट्रिक का सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि वही कन्फ्यूजन और कुछ भी अजीब अजीब चीज़ें करते हैं, मेंटल कन्फ्यूजन रहता है। सो ये साइकेट्रिक सिम्टम्स है। फिर फीवर, बुखार तो रहता ही है, और रेस्पिरेटरी डिजीज़, निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में प्रॉब्लम, सो ये सब अदर कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसमें मेन डिहाइड्रेशन होता है, फर्स्ट वीक से भी डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो सकता है, बहुत केसेस में होते भी है। सो डिहाइड्रेशन एक मेन कॉम्प्लिकेशन है। अगर चेक नहीं, डिहाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे, तो डिहाइड्रेशन एक बहुत ही सिंपल कॉम्प्लिकेशंस है इस चीज़ का, टाइफॉइड का। फिर मैकुलर रैशेस, और लास्ट प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट रहते हैं। प्लेटलेट कम हो जाता है तो फिर कहाँ भी हीलिंग हो, जहाँ से भी मार लगा तो इंटेस्टाइन या इंटरनल ब्लीडिंग या इंटरनल कोई भी हिमोरेज हो रहा है, तो ये प्लेटलेट जाके उसको रोक नहीं सकते, ब्लीडिंग नहीं रोक सकते, तो फिर वो ब्लीडिंग कंटिन्यू रहता है, तो लो प्लेटलेट काउंट बहुत डेंजरस है। सो ये हो गया अगर 3 वीक के पूरा ओवरऑल व्यू। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं किया तो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। फिर अब आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट पहले तो सबसे पहले हाँ, अपना डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना, तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होता है। ओआरएच सॉल्यूशंस आते हैं जो ओआरएस सॉल्यूशन आते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट उसमें बहुत रिच रहते हैं, तो वो काम आते हैं। लाइक बहुत ही लूज मोशन, डायरिया के वजह से पूरा, और वॉमिटिंग के वजह से तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसके लिए ये थेरेपी यूज़ होता है। मतलब ओआरएस सॉल्यूशंस खुद ले सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और पानी की कमी ना हो। फिर सेकेंड मोड आता है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। तो ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेते ही है, तो ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं। सो बट ये एंटीबायोटिक्स के नाम मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि लोग आजकल ऐसे स्टार्ट हो गए कि खुद जाके एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो कोई भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो वो अभी एंटीबायोटिक काम करना ही बंद कर दिया है। सो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपका डॉक्टर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक वो कंडीशन के लिए देंगे। फिर आता है सर्जरी। अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो गया, जैसे इंटेस्टाइन में होल हो जाना, परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस, सेप्टिसीमिया, सो ये सब होने के बाद तो सर्जरी इंटरवेंशन आता है। जब दवाई से क्योर नहीं हो सकता तो फिर सर्जरी का इंटरवेंशन होना पड़ता है। फिर आते हैं प्रिवेंशन। सो ये डिज़ीज़ को कैसे रोक सकते हैं, बच सकते हैं ये डिज़ीज़ ना होने से। अगर तो पहले सबसे पहले वैक्सीन आता है। अगर आपको इसका वैक्सीन मिलता है, अगर आपको कोई ऐसे जगह जाना है जहाँ पे जा रहे हो, जहाँ पे टाइफॉइड का ज़्यादा स्प्रेड का इन्फॉर्म्ड है, तो वहाँ जाने से पहले आप टाइफॉइड का वैक्सीन लेके जा सकते हो, तो आपको टाइफॉइड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और या फिर कोई और कंट्री जा रहे हो या और कोई जगह जा रहे हो, तो आप टाइफॉइड वैक्सीन ले सकते हैं। सो वैक्सीन्स प्रिवेंट करता है बहुत अच्छे अच्छे से। अगर आप ऐसे किधर मतलब वैसे सोसाइटी में नहीं हो जहाँ पे टाइफॉइड का स्प्रेड ज़्यादा है, तो फिर नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा बॉटल वाटर यूज़ करने की कोशिश कर सकते हो, और जो नॉर्मल वाटर मिलता है टैप वाटर, उसको बॉईल करके हमेशा पीना चाहिए, तो ये तरीके से बैक्टीरिया एंटर नहीं होगा। और जो फूड वगैरह है, जो वेजिटेबल है, इसको अच्छे से कुक करके, अच्छे से वॉश करके, अच्छे से बॉईल करके खाना चाहिए, रॉ कुछ नहीं खाना चाहिए, तो इससे फूड से एंट्री भी बैन हो जाएगा। फिर उसके बाद गुड सैनिटाइजेशन, मतलब हाइजीन मेंटेन रखना, हैंड वॉश करना, वॉशरूम जाने के बाद अच्छे से हैंड वॉश करना, खाने से पहले अच्छे से हैंड वॉश करना। अभी तो हैंड वॉश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, अब तो इम्पोर्टेंस पता भी चल गया होगा कोरोना की वजह से। सो हैंड वॉश हमेशा करना चाहिए। सो एक है हेल्दी हैबिट है ये। फिर अगर है जिसको साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है, तो वो पर्सन जब तक वो उस क्योर नहीं हो जाता कम्प्लीटली, उसका बैक्टीरिया नहीं चले जाते, टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आते, तब तक वो उसको फूड हैंडलिंग नहीं करना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, खाने को परोसना ऐसा
खाना पानी ये सब को उसको फूड हैंडलिंग नहीं करना चाहिए दूसरों के लिए। सो अगर जैसे फैक्ट्री वगैरह में है तो फूड हैंडलिंग करते हैं, तो ये सब टेस्ट लेना ज़रूरी है फैक्ट्रीज़ में। सो ये जब तक इन्फेक्टेड पर्सन क्लियर नहीं हो जाता, नॉर्मल नहीं होता, तब तक ये फूड वगैरह हैंडल नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद है टॉयलेट हाइजीन। टॉयलेट हाइजीन बहुत मेंटेन करना है, लाइक टॉयलेट को साफ़ रखना है। टॉयलेट जाके आने के बाद हैंड वॉश करना, ये सब टॉयलेट हाइजीन है। ये हैंड वॉश करना है जैसे। फिर आते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट में। होम्योपैथिक मेडिसिन्स, बहुत सारे मेडिसिन्स है जो बहुत टाइफाइड के सिम्टम्स और उसके अदर मतलब जैसे उसके सिम्टम्स है और वो सब में बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव है मेडिसिन्स। सो मोस्ट कॉमनली ये एग्जांपल्स है सिर्फ, तो और भी मेडिसिन्स है। सो बैप्टिस्टिया, मदर टिंचर बैप्टिस्टिया 200, चाइना है, इस्नेशिया है। सो ये सब रेमेडीज़ है जो जैसे बैप्टिशिया हो गया, बैप्टिशिया चाइना, बैप्टिशिया हो गया। बैप्टिशिया में जैसे मैं सिम्टम्स बताया था, एब्डोमेन पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, तो ये सब सिम्टम्स, फीवर, ये सब सिम्टम्स बैप्टिशिया कवर करता है। सो एक लाइक होम्योपैथी ऑलवेज सिमिलिया के ऊपर बेस रहता है। सो ये सब बैक्टीरिया कवर करता है। सो बैप्टिशिया बहुत इफ़ेक्टिव है। और चाइना जैसे मलेरिया और इसमें भी मलेरिया और टाइफाइड के लाइक उसके रिलेटेड सिम्टम्स है, तो चाइना भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इस्नेशिया में भी वही है, इस्नेशिया भी इम्यून भी बूस्ट करता है। सो ये सब मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन एक्चुअली इम्यून बूस्ट करते हैं। सो जैसे कि बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट होने के बाद, एंटीबैक्टीरियल अगर ट्रीटमेंट होने के बाद जो वीकनेस वगैरह रहता है, सो ये सब मेडिसिन्स वो ट्रीटमेंट्स को, वो सिम्टम्स को सब अच्छे से हैंडल करते हैं ये। सो ये हो गया होम्योपैथिक मैनेजमेंट। सो होम्योपैथिक ये डोज वगैरह, प्रॉपर मेडिकेशंस और दूसरे मेडिसिन्स के लिए ये सिर्फ एग्जांपल है। और ऐसे दूसरे मेडिसिन्स के लिए आपको एक अच्छा होम्योपैथिक को कंसल्ट करना चाहिए। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी नॉलेज हो टाइफाइड के बारे में। और कोई सजेशन या कोई आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और कोई सजेशंस है, कोई और टॉपिक चाहिए जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और होम्योपैथिक कंसल्टेशन के लिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप ये नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो, और ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर इन पर्सन मिलना है तो भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और फिर हाँ, कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो लाइक ऐसे वीडियो एक्सप्लेन करके, वॉइस ओवर करके वीडियो बनाओ, या सिर्फ स्लाइड शो ही रहने दो जैसे पहले था। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो अभी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो लाइक और भी ऐसे लाइक मेडिसिन के ऊपर है, और मैं होम्योपैथी के ऊपर भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर भी। सो अंटिल देन, बाय बाय गाइस, टेक केयर।